हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी। शायद मैंने बॉन्ड एंगल की बात नहीं की है। आज हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, उसके साइज से क्या रिलेशन है उसका, है ना। वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक के अंदर। और एक छोटा सा फैक्टर और है डायपोल मोमेंट। आज हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड डायपोल मोमेंट। तो आप पहले हेडिंग डालिए बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड एंगल कि अब हम किसी का बॉन्ड एंगल को कैसे निकालेंगे, उसको बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और कैसी कैसी कंडीशन में वो इंक्रीज होगा, कैसे वो डिक्रीज होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। चलो हेडिंग डालो। बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो जनरली मैं बात करूं, बॉन्ड एंगल क्या होता है डाउन द ग्रुप। जैसे कि बात करें कि साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते हैं। पहले अगर मैं बात करूं पीरियड के अंदर, इन पीरियड, तो अगर जब बेटा हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में बॉन्ड एंगल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा या इंक्रीज, वो डिपेंड करेगा उसके लोन पेयर पे और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वैसे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए। बट वो केस कब है, जब उसके पास कोई लोन पेयर ना हो। क्या बेटा, उसके पास कोई लोन पेयर ना हो। अगर लोन पेयर आने लगते हैं, जैसे मैं बात करूं वो कार्बन, कार्बन के बाद क्या था आपका नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। इस साइड को जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, आपकी इंक्रीज हो रही है ना। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं कार्बन का, अगर मैं हाइड्राइड लूं CH4 NH3 H2O और आपका HF, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ उसका नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखो लोन पेयर क्या, 0, देन उसके बाद कितना हो गया, एक लोन पेयर, फिर 2 लोन पेयर, फिर 3 लोन पेयर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमें देखने को मिल रहा है पीरियड में उसके पास लोन पेयर भी क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे ही लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना लोन पेयर इंक्रीज होगा उतना ही आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, ये लिख सकते हैं रिपल्सन। मतलब जितना उसमें रिपल्सन देखने को मिलेगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो जैसे कि हमने CH4 की बात करें, NH ऑक्सीजन बेंट शेप आती है इसकी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बेंट क्या आती है, शेप आती है, ठीक है। उसके बाद HF की बात करें तो HF आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में हमने थीटा निकाला था कितना, 109.28 मिनट, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आता है 107.4, इसमें कितना आता है बेटा आपका 104। ऐसा क्या हो रहा था कि इनके बीच में जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बढ़ना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। जितना लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। देखो ऐसे मान के चलो, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप कुछ इस तरीके से है लीनियर टाइप की, और उसके सर के ऊपर 2 लोन पेयर आके बैठ जाए तो वो क्या करेगा, उसको बेंड करना शुरू कर देगा, नीचे शिफ्ट करना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो बॉन्ड एंगल बढ़नी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन ऐसा हो जाता, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या बेटा, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। तो लिख सकते हो इधर को क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू हायर लोन पेयर
लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन दिखेगा उतना ही आपका क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो जर्नली फिर इसका उल्टा मिलेगा, क्योंकि डाउन साइड में क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइड बढ़ेगा तो जो हमारा लोन पे रिपल्सन क्या हो जाएगा बेटा, वो रिलैक्सेशन में आएगा, मतलब वो मिनिमाइज हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। एक लोन पेयर इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा, तो उसका इफेक्ट जो यहाँ पे ज्यादा हो रहा था उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इफेक्ट कम होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं H2O और H2O H2S, वैसे जनरली पूछूं तो इन दोनों में नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग पूछूं तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, और होता है। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर 15 और 16 ग्रुप के अंदर फिर आ जाता है आपका ड्रैगो। हाँ ड्रैगो बताया था ना बेटा, बताया था ना, जिसमें ड्रैगो बताया था, हाँ उसी के अंदर क्या आ जाता है, उसकी 4 कंडीशन बताई थी, चारों कंडीशन को फुलफिल करता है। तो वो ग्रुप 15 एंड 16 के अंदर क्या होता है, थर्ड पीरियड के बाद या और बिलो उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बताया था ना। लेकिन मैं एक नॉर्मल ट्रेंड लेके चल रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल पूछूं कंपेयर करके इनके पास ऑक्सीजन और सल्फर के पास, नॉर्मल ऐसी जस्ट आज पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि इनका बीच में कहाँ पर रिलैक्सेशन लोन पेयर को कहाँ ज्यादा मिलेगा, तो कहाँ ज्यादा मिलेगा, सल्फर के ऊपर ज्यादा मिलेगा, इसके केस में कम मिलेगा, क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो रहा है। तो लोन पेयर क्या कर लेगा, अपना जो रिपल्सन है लोन पेयर उसको रिलैक्सेशन में लाएगा। तो हम देखेंगे किस किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, किस किस के अंदर नहीं बढ़ेगा। ठीक है बेटा, उससे पहले हम देखेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ, चलो पहले उसको लिख लेते हैं फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जनरली आपका डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि इसको बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कार्बन, जैसे मैंने पूछा CH4, डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, CH4 के बाद क्या आएगा आपका SiH4, ये ले ले बेटा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, कहां से टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो लोन पेयर क्या होगा आपका, रिलैक्सेशन में आएगा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन आपका मैंने ग्रुप 15 एंड 16 में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। एक में आता है 92, एक में आता है 91, है ना। वो ड्रैगो कंपाउंड की जो हमने बताया था कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो उस केस में फास्फोरस और सल्फर वाला जो उससे केस नीचे वाले बनते हैं उनके लिए बॉन्ड एंगल कांस्टेंट हो जाता है ना। वैसे जनरली अगर मैं बात करूं, इसके पास कोई लोन पे नहीं, ये ड्रैगो को फॉलो नहीं करते। फिर यहाँ पे जो आप लगाओगे कंसेप्ट वो लगाओगे साइज वाला। तो जैसे जैसे हम डाउन साइड बढ़ेंगे, on moving top to bottom in periodic table, the bond angle increases due to lone pair repulsion in रिलैक्सेशन। ठीक है ना, किसमें है बेटा, रिलैक्सेशन, है ना। तो आपका उसमें क्या होगा, जो रोल पे रिपल्सन होगा किसमें होगा, वो रिलैक्सेशन टाइम में होगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है। जितना वो लोन पेयर आपका रिलैक्सेशन में होगा उतना ही आपका ज्यादा क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं कि किसका ज्यादा होगा तो आपका ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि किसी बॉन्ड एंगल को कैसे डिनोट करेंगे कि उसका रिप्रेजेंटेशन सही क्या होगा। तो मैं इधर का थोड़ा साइड करके रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लो। देखो, अगर मैं बात करूं
जैसे मैंने CH4 मॉलिक्यूल लिया, देखो बेटा, जैसे मैं CH4 बॉन्ड लेता हूं, H H H H, देखो इस वाले एटम का रिप्रेजेंटेशन अलग आएगा, इसका अलग। अब यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या है, सेम टाइप के हैं, तो सबका रिप्रेजेंटेशन ऐसे आएगा। तो अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे इस तरीके से, ये आपका बॉन्ड एंगल का सिंबल होता है H, अरे बन जा भैया यार, H, फिर उसके बाद C, उसके बाद H, कितना होगा, θ1, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एक एटम को हटा दूं और दूसरा एटम जोड़ दूं, अगर मैं एक एटम को हटा दूं और दूसरा एटम वहां पे लगा दूं, तब क्या बनेगा, देखो CH H H, और एक H को हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा, चलो यहाँ पे इसको हटा के फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन रहने दिया, ठीक है ना। पानी की बोतल बड़ी वाली, हाँ भरी वाली, ठीक है। देखो बेटा, अगर इनके बीच में बॉन्ड एंगल θ1 होगा तो इनके बीच में क्या होगा, θ2 होगा। ऐसा क्यों, जबकि ये भी sp3 है और जबकि ये भी sp3 है, दोनों sp3 है, फिर भी दोनों का बॉन्ड एंगल अलग होगा। ऐसा क्यों, हाँ आपको याद आ रहा होगा बॉन्ड लेंथ फैक्टर। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, फ्लोरीन की अलग होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की अलग होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट करेगा और यहाँ पर जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको पुल करेगा, तो पुल करेगा, उसको थोड़ा बेंट वेंट करने की कोशिश करेगा। तो इसके केस में जहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होना है। और इसके केस में यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर दो तरीके के बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देने पड़ेंगे। तो दोनों तरीके की रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिन एटम के बीच में निकालते हैं उसको हम, जो देखो सेंट्रल एटम हमेशा बीच में आएगा, जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्ड एंगल में हमेशा बीच में आएगा, HCH इक्वल टू θ1, और उसके बाद HCF इक्वल टू θ2। ये उल्टा करके भी लिख सकते हो, FCH, मतलब सेंट्रल एटम तो हमेशा बीच में आना है क्योंकि बॉन्ड एंगल यहीं तो मिलेगा। हाँ बात समझ में आ रही बेटा। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वल टू ये तो हो जाएगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ऊपर दोनों का सेम नहीं होगा। बात समझ में आ रही बेटा। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन एटम को क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे फ्लोरीन एटम को क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट एटम, और तीनों हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट एटम। तो इक्विवेलेंट एटम मैंने बताया था, इक्विवेलेंट क्या होते हैं बेटा, जो सारे एक जैसे हों और उनकी सबकी बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी हो, है ना। इक्विवेलेंट एटम वो होंगे जिनकी सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी, और नॉन इक्विवेलेंट वो होंगे जिनकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी। तो इनको बोल सकते हैं नॉन इक्विवेलेंट एटम, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट एटम। बात समझ में आ रही बेटा। इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जितना ज़्यादा लोन पेयर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे जितना साइज बढ़ेगा उसका लोन पेयर क्या होगा, रिलैक्सेशन में होगा, है ना, रिलैक्सेशन में है। और क्या होगा, रिलैक्सेशन में होने के कारण क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा, वहां पर साइज बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपने लोन पेयर को मिनिमाइज करता चला जाएगा, और जो अपना लोन पेयर का जो फैक्टर है डोमिनेट है वो कम करता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, अगर मान के चलो कोई मॉलिक्यूल है, पहले सबसे पहले बॉन्ड एंगल निकालेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन से। मैंने बोल दिया sp3, तो आप बोलोगे सर 109.28 मिनट हो गया। मैंने बोला sp का बोलोगे सर मैंने पढ़ा था 180, है ना, 180 हो गया। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर हो गया 120, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए फिर क्या चेक करोगे, फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ लोन पेयर देखोगे, है ना। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए तो फिर क्या देखोगे। तो इस तरीके से हम एक से एक आगे कंडीशन लगाते चले जाएंगे और अपना बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद अब हेडिंग डालिए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। कैसे कंपेयर करोगे जब सिमिलर कंडीशन बनने लगेंगी, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो
हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है बेटा, ये हेडिंग डाली। हेडिंग में लिखो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूल के अंदर कोई मॉलिक्यूल होगा आपको गिवन, जैसे जैसे बेटा लिखा रहा हूं वैसे वैसे आपको ये टेबल बन। सबसे पहले फर्स्ट चेक, चलो ऐसा मत लिखो, फर्स्ट विल चेक, ये आप डायरेक्ट लिख लो। क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल को देखोगे, मॉलिक्यूल को देखने के बाद क्या देखोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान के चलो उनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट है तो आप वहां से बता सकते हो कि अगर वो sp3 है, अगर देखो बेटा वो sp3 है उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, sp2 है तो कितना होगा। अगर वो sp2 है और sp है, इसके लिए कितना निकालते हैं 109.28 मिनट, है ना, कोमा लगा के। इसके लिए कितना निकालते हैं 120, इसके लिए कितना निकालते हैं बेटा 180। ठीक है, अगर वो सेम हो जाए, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए आपकी सेम, तो उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसके बाद बेटा आप देखोगे, हाँ उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करोगे। फिर क्या करोगे, एरो थोड़ा बड़ा लगा लो, चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है बेटा, क्या चेक करोगे, लोन पेयर। अगर लोन पेयर डिफरेंट है, लोन पेयर क्या बेटा आपके डिफरेंट, तो आप क्या करोगे, वहां से आप अप्लाई करोगे क्या, एरो लगा के लिख लो, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। बात समझ में आ रही, क्या देखोगे, बॉन्ड एंगल इक्वल टू द रिपल्सन। अगर आपका ये भी सेम हो जाए, ये भी क्या हो जाए, लोन पेयर भी क्या हो जाए बेटा सेम, तब आप क्या देखोगे, हाँ सेम हो जाए तब आप क्या देखोगे, दो केस बनेंगे यहाँ पर, दोनों के केस में अलग अलग देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे बॉन्ड एंगल देखोगे, उसमें दो केस बनेंगे आपके, एक केस बनेगा, ठीक है, एक केस में आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तब किसकी चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। देखो दो ही कंडीशन तो बन सकती है बेटा, एक कंडीशन बन सकती है कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सराउंडिंग एटम से। अगर आपका सेंट्रल एटम की सब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी देखोगे बेटा, सराउंडिंग एटम, उससे निकालोगे। अगर वो भी सेम आएगी तो फिर देखते हैं अगला केस, है ना। तो इन तीनों केसों को हम पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तब, सेम हो तब, लोन पेयर हो तब, या फिर सराउंडिंग एटम और इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। तो देखो अब ये वाला जो होता है ये कैसे डिपेंड करता है, लिख सकते हो इस वाले केस के लिए, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा सराउंडिंग वाला सेंट्रल एटम से, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस वाले के लिए क्या होगी बेटा, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सराउंडिंग एटम से, तब आप क्या करोगे, तो आप लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बेटा देखो इसमें कुछ चीजें हैं याद करने वाली, अगर ये चीजें याद कर लोगे तो ही आंसर निकाल पाओगे। इस चार्ट को फॉलो करना है और किसी का भी बॉन्ड एंगल आप निकाल सकते हो। तो
ये सब चीजें हैं याद रखने वाली। अगर एक बार आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई तो आप विद इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का आंसर बता सकते हो कि बॉन्ड एंगल कब होगा, कब ज्यादा होगा। देखो ऐसे, जैसे मेरे को तो याद हो चुकी है सारी चीजें, तो मैं बताऊं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, sp है, sp2, sp3, तो उसमें बॉन्ड एंगल आपको सीधा सीधा बता रखा है कैसे निकालना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तब मैं क्या चेक करूंगा, उसके ऊपर लोन पेयर चेक करूंगा। क्या करूंगा बेटा, लोन पेयर। अगर लोन पेयर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो वो हमारा बॉन्ड एंगल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लोन पेयर। ये रिपल्सन बोल सकते हो, लोन पेयर रिपल्सन। अगर वो भी चीज सेम हो जाए तब मैं क्या देखूंगा बेटा वहां से, हाँ अगर वो भी सेम हो जाए फिर हमारी दो कंडीशन और बनती है। एक कंडीशन बनती है कि जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सराउंडिंग एटम से, तब आपका जो बॉन्ड एंगल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा केस क्या, कि अगर सराउंडिंग एटम की ज्यादा हो जाए तब उसमें कौन से केस में ज्यादा होगी, बोलो बेटा, हाँ फिर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम चेक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने यहाँ तक लिख ली होंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनके ऊपर रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बात को। फिर हम चेक करना शुरू करते हैं। देखो करो रफ इसको, चलो इस चार्ट को मैं जो बना लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बात करते हैं बेटा, जब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया C2H2, C2H4 और मैंने CH4, ठीक है। तो जैसे मैं बेटा बनाऊंगा आपका C2H2 या फिर यहाँ पे C2H6 करूँ, जब सब डाइमर फॉर्म में लेने तो डाइमर फॉर्म में, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इसका कितना होगा बेटा, इसका कितना होगा, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो ये लीनियर है और लीनियर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 180। कितना होता है, 180। थीटा इक्वल को कितना हो जाएगा, 180। और ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा इसकी, sp, ठीक है। वैसे यहां पे बात करें, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, थीटा कितना होगा 120, ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ऐसे मैं बात करूं इसके सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड भी कितने बेटा, 4, इसके लिए भी 4, तो दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और थीटा इक्वल टू कितना होगा 109 28 मिनट, और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। आई होप जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में। अब ये चीज भी अगर सेम हो जाए तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर ये चीज सेम हो जाए तो आप कैसे निकालोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेके चलते हैं, आगे लिख देते हैं, अभी स्पेस है, ठीक है बेटा। देखो अगर मेरे पास उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, जैसे मैंने ले लिया NH3 और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो इसका कुछ जो आपका अरेंजमेंट आता है कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। वैसे ही इसका भी कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से आता है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन में देखूंगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी sp3, ये भी क्या हो गया आपका sp3।
देन जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए उसके बाद क्या चेक करेंगे, लोन पेयर। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। अब यहाँ पे वो लोन पेयर देखो कितना, एक, यहाँ पे कितने, दो, तो रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा है। तो फिर क्या आप चेक करोगे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, तो मैंने अभी वैसे बता दिया है, फिर भी इसकी जो आती है आपकी 104 नहीं 107 और इसकी आती है आपकी 104। तो जहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड एंगल कम होगी, और जहां पर रिपल्सन कम होगा वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हो थीटा NH3 कितना आता है 107.4 और थीटा आपका H2O कितना आएगा 104.7। तो आप लिख सकते हो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा, किससे, H2O से। उसके बाद क्या चेक करेंगे, लोन पेयर। अच्छा, थर्ड कंडीशन आती है कि लोन पेयर अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए बेटा, लोन पेयर सेम हो जाए। ये बना लिया होगा आपने। चलो थर्ड कंडीशन देखते हैं अब। कंडीशन नंबर 3, ये केस नंबर 3 बोल सकते हैं। ये केस 1 था, वो 2 हो गया, वाटर और अमोनिया वाला केस 3। जब आपका बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर मॉलिक्यूल और आपका H2O2, बात समझ में आ रही बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर मॉलिक्यूल और आप यहां पे ले लो CH3 का होल ट्वाइस O। ये भी वाटर मॉलिक्यूल की तरह है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन ले लिया, CH3। अब मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे इसको बोलेंगे वाटर, इसके पास भी लोन पेयर कितने, 2, और ये बन जाएगा आपका ईथर। नाम तो सुना ही होगा, ये भूल गए, ईथर। ठीक है, जब आपके दोनों लोन पेयर सेम हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे दो कंडीशन बनती है कि एक सेंट्रल एटम जो आपका आउटर वाला है उससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और या फिर हम दूसरा केस बोल सकते हैं कि सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और इसकी कितनी होती है 2.5। कार्बन की कितनी होती है 2.5 और इसकी कितनी होती है 3.5। सही है। तो अभी भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों केस में। तो फिर दोनों केस में होगा तो होगा क्या, तो हम सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा आता है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एटम, या ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। भाई यही तो बताया था बेटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में सेम है, और जो सराउंडिंग एटम है हाँ वो भी क्या है, अलग अलग टाइप के। लेकिन अगर मैं सराउंडिंग सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साइड में क्या है, सेम है। तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, फिर कौन सा फैक्टर लाएंगे, दूसरा। अब हमें किसको चेक करना है, सराउंडिंग एटम को, कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अलग है या सेम है। ठीक है, तो यहां पर इसकी है 2.5 और यहां पे कितना 2.1। तो आपको मैंने बताया कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। तो आप इसमें बता सकते हो किसका बॉन्ड एंगल, देखो ये भी टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4 sp3 है ये भी, और sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल है। तो इसके आना कितना चाहिए था बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट है ना, और इसका भी इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था, sp3 के अकॉर्डिंग 109 मिनट। लेकिन इतना यहाँ भी इसका तो लोन पे कारण कितना हो गया था 104.7। ठीक है, और इसका क्या होगा, हाँ
तो अब यहाँ पर देखो, ये तो एक्सपेरिमेंट लिया है, मैं दोनों में जर्नल कंसीडर करके चल रहा हूँ, दोनों के बीच में, मतलब sp3 के अकॉर्डिंग। वैसे एक्सपेरिमेंटल तो इसका वाटर का ही होता है, मैं दोनों में कंपेयर करने के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों में कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ कि वाटर का भी कितना होना चाहिए था टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग 109.28, इसका भी कितना होना चाहिए था 109.28, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। अगर मैं इसके बीच का थीटा मानता हूँ θ1 और इनके बीच का मानता हूँ बेटा मैं θ2, तो हमारा जो बेटा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, θ1 का ज्यादा होगा θ2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सराउंडिंग एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो मैंने क्या लिखा था, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये वाला फैक्टर लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल एटम के दोनों केस में क्या है, सेम है। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो वाटर का ज्यादा होगा, किससे, ईथर से। मतलब इसका 109 से क्या होगा बेटा, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसका बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें आसानी से बता सकते हो कि जो θ1 है वो θ2 है, वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, है ना। आप किसी का भी निकाल के बता सकते हो। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया। ठंडी होगी, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अगले केस की बात करते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर उनके बीच में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख लो और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो या डिक्रीजिंग ले लो। अरेंज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आप कोई सा भी ऑर्डर निकाल सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको कंपेयर आना चाहिए। नंबर 1, जैसे मैं दो स्पीसीज लेके चलता हूं, नंबर 1 CO2 CO2 2 माइनस, सॉरी CO2 3 2 माइनस और आपका CH4। मैंने बेटा आपको बताया है इसका ऑर्डर, ये मान के चलो अगर A है, ये आपका B है और आपका ये C है, इनका ऑर्डर लगाना है इंक्रीजिंग। दूसरा क्वेश्चन है आपका NH2 NH2 NH2, अच्छा NH2 और आपका ये NH3 और आपका लास्ट है NH4 प्लस। ठीक है, ये आपका NH3 है, लोन पेयर। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। क्वेश्चन नंबर 3 में है OF2 OCl2 OBr2 OI2। ये आपका A, आपका B, आपका C, आपका D। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस। ये आपका A, ये आपका B। क्वेश्चन नंबर 5 NO2 NO2 NO2, अच्छा NO2 प्लस NO2 माइनस, ये आपका NO2 आ गया और ये आपका NO2 प्लस आ गया और ये NO2 NO3 माइनस आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में दे रखा है SiO4 PiO4 PO4 3 माइनस SO4 2 माइनस और ClO4 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका NF3
NF3 PH3 सॉरी NCl3 NBr3 NI3। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में ले लिया आपने, देखना पड़ेगा, कुछ अजीब व गरीब सा लेना पड़ेगा आपके लिए। CH4 CF4 CCl4 और आपका बेटा CH4 CF4 CCl4 और CiO4। निकालिए बेटा आंसर ABC करके सबका निकालो। एक इसको A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, इसको A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, D। A B C D, A B C D। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे बेटा इन क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले आप देखोगे क्या इनके अंदर, आप देखोगे सबसे पहले आप इनमें देखोगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, देखो CO2 की क्या आती है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब कैसा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, 2 के लिए क्या होगी sp, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, sp के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है 180। इसमें आएंगे आपके सिग्मा बॉन्ड 3, 3 के लिए क्या आएगा आपका sp2, sp2 के लिए कितना होगा 120, CH4 का कितना होगा sp3, sp3 का कितना होगा 180। तो ऑर्डर क्या आएगा इसके लिए ABC। आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है तो सबसे पहला आएगा A, देन उसके बाद B, उसके बाद C। बॉन्ड एंगल निकाल दिया बेटा, ठीक है। वैसे अगले क्वेश्चन की बात करें NH2 माइनस, तो NH2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, निगेटिव चार्ज को हमेशा सेंट्रल एटम में मान के चलेंगे। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने होते हैं 5, और एक और आई होगा 6, 6 में से उसने 2 बॉन्ड बना दी, कितने बचे होंगे 4, मतलब 2 लोन पेयर बचे होंगे, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3। sp3 के लिए 109.28 मिनट। ऐसी NH3 की बात करें, इसका आपको पता ही है NH3 का लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आने से कितना हो गया, यहाँ पर कितने लोन पेयर है बेटा 2, यहाँ पे कितना लोन पेयर 1, इसका भी कितना होगा sp3, और NH4 का भी कितना होगा sp3। अब तीनों का sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। फिर क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। जिसके पास जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बेटा, उतना ही कम क्या होगा उसका, हाँ उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण। अब sp3 sp3 sp3, तो इसके पास तो लोन पेयर कितना है 0, मतलब सबसे ज्यादा तो इसका होगा C का, उसके बाद इसके पास लोन पेयर कितना 1, तो उसके बाद B का, और सबसे कम किसका होगा A का। A के पास कितने लोन पेयर आएंगे 2। देखो कैसे, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। NH3 की बात करूं तो NH3 के पास कितने लोन पेयर है 1, और NH4 के पास क्या 0, और तीनों की हाइब्रिडेशन क्या सेम। तो किसका होगा सबसे ज्यादा, इन दोनों में इसमें होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसके पास 0 लोन पेयर होंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं अगले केस में। OF2 OCl2 OBr2 OI2, मतलब सेंट्रल एटम सब में सेम है। सेंट्रल एटम क्या है, सब में सेम है, लोन पेयर भी सबके पास सेम है। ऑक्सीजन के पास यहाँ भी 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ भी 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ भी 2 लोन पेयर होंगे। सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही तो 2 बॉन्ड बना रहा है। लोन पेयर भी सेम हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है इनकी, 2 सिग्मा बॉन्ड है सबके बीच में, 2 लोन पेयर sp3 sp3 sp3, मतलब यहाँ पे लोन पेयर भी सेम है, 2 LP sp3 2 LP, यहाँ भी कितना होगा sp3 2 LP, 2 LP का मतलब क्या, 2 लोन पेयर है ना, यहाँ भी कितना होगा sp3 2 LP। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है, हाँ। फिर क्या देखते हैं, सराउंडिंग एटम की, तो सराउंडिंग एटम की जैसे जैसे बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो देखो सराउंडिंग एटम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इसकी, तो सबसे कम इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका,
उसका ऐसा बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप जैसे जाओगे साइज वेरी करेगा तो उसका जो लोन पे रिपल्सन होगा वो मिनिमाइज होने की कोशिश करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, I2 का, उससे कम Br2 का। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। ये फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से भी लगा सकते हो कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी कंपेयर टू फ्लोरीन। वैसे SO4 2- की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे SO4 2- और SO3- की। S डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज कहाँ लेके चलना है आपको, सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो वो सबके साथ 2 नेगेटिव चार्ज इस तरीके से लगा दो 2- और सबके साथ डबल बॉन्ड हो बना दो। ये सिर्फ हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बनाने का तरीका है। तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, कितना होगा sp3। वैसे SO3 2- की बात करूं तो SO3 2- के पास, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 नेगेटिव चार्ज आ गए होंगे, कितने होंगे, 8 हो गए होंगे। तो देखो एक लोन पेयर बन गया होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। मतलब 2 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, पर यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या 0 लोन पेयर, क्योंकि सारे किस में कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड पेयर में। या फिर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज पहुंचा दो और 2 के साथ डबल, क्योंकि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर 6। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए बेटा मैंने 8 बॉन्ड दिखाए, क्योंकि आपको जो है वहां पे लोन पेयर दिखाना नहीं है, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कहां लेके चलना है, हाइब्रिडाइजेशन के केस में सेंट्रल एटम पे, और जितना उसके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उतने ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। और वो बॉन्ड किससे पता चलेगा, सराउंडिंग एटम से, वो कितने बना सकता है। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 अब बात करते हैं कि लोन पेयर किसके पास है, इसके पास लोन पेयर ज्यादा है, इसके पास लोन पेयर क्या है, 0 है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, लोन पेयर 0 है और यहाँ पर कितना है, लोन पेयर 1। तो क्या करेगा, वहां पर रिपल्सन करेगा तो बॉन्ड एंगल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वैसे तो हाँ ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम है बेटा। वैसे हम बात करें NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO3 माइनस, तो NO2 माइनस का अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे देखो, वैसा आपने ऊपर वाले लिख लिए होंगे, मैं उनको रफ कर देता हूँ, फिर ऊपर इनको डिस्कस कर लेंगे। कर दो बेटा इनको, आपने बना लिए होंगे शायद। देखो मैं बात करता हूं NO2 माइनस की, तो NO2 माइनस का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। एंड सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, टोटल कितने हो गए, 6। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बना दो और यहाँ पे एक लोन पेयर बना दो। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 को क्या हो गया, sp2। वैसे मैं बात करूं NO2 प्लस की, NO2 के प्लस के पास क्या हो गया, सेंट्रल एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन जा चुका होगा, तो कितने बचे होंगे, नाइट्रोजन के पास 4 और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएंगे, 2 डबल बॉन्ड और प्लस 4। तो इसका कैसे मिलेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp के लिए आपको पता ही है बेटा, sp के लिए कितना होगा, 180 होगा, sp2 के लिए कितना होगा, 120 होगा, और sp के लिए 180 होगा। फिर उसके बाद NO3 माइनस की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 आउटर मोस्ट सेल में, और एक और आ गया, कितने हो गए, 6, और 3 ऑक्सीजन है, तीनों कैसा बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। ये सिर्फ बेटा हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको, सरल करने का तरीका, कि कम से कम लोन पेयर देखें आपको। वरना मैं बात करूं कि आप बोलोगे कि सर 6 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, वो तो मुझे भी पता है कि 6 बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश इसलिए करता हूं क्योंकि आपका हाइब्रिडाइजेशन सही निकल के आए और उससे आंसर सही निकल के आए और आपकी उससे ज्योमेट्री बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगी। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर क्या हो गया, 0, और क्या बन गया, sp2। तो यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर क्या, 0 0 Lp, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितना मिला, 1 Lp। तो मुझे बताइए, यहाँ भी 120 होना चाहिए, यहाँ भी 120 होना चाहिए, लेकिन किस केस में 120 ज़्यादा हुआ, किस केस में कम होगा। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर, या बोल सकते हैं रिपल्सन। तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो आपका इसका पहला आएगा बी के बाद आएगा आपका सी के बाद आएगा ए। बात समझ में आ रही बेटा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका क्या आएगा, बी के बाद आपका सी के बाद ए। इसका उल्टा कर दो, डिक्रीजिंग हो गया, इसका उल्टा कर दो तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। यहां पहुंच गए, उसके बाद बात करते हैं इनकी।
देखो अब SiO4 में निकालेंगे, सिलिकॉन कौन सी फैमिली का है, कार्बन फैमिली का, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में। अब यहाँ पे देखो बेटा ये जब कार्बन फैमिली का तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 ऊपर से और आगे उसके पास कितने हो गए, सॉरी 4 माइनस करो इसको, कितना बेटा 4 माइनस। अब देखो सिलिकॉन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 उसके पास नेगेटिव आ गए, टोटल कितने होंगे 8, और एक ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगी, डबल बॉन्ड। देखो इसके दोनों स्ट्रक्चर ये बनेंगे, दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। सिलिकॉन का ये भी बना सकते हो आप O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, चारों के निगेटिव चार्ज आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है और 4 ही निगेटिव चार्ज आया होगा ना। तो आपका यहाँ पे देखो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, चारों के साथ इसने क्या कर लिया, अपना एक एक बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो, अब इस पे लोन पेयर क्या होगा, 0 है ना, लोन पेयर 0 होगा तो आपका प्योर फॉर्म में क्या होगा इसका sp3। या फिर आप ऐसे कर सकते हो दूसरे तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कि निगेटिव चार्ज को सेंट्रल एटम पे मान के चले, तो सिलिकॉन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारा चार्ज किसके पास आ गया, सेंट्रल एटम के पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से ही है, 4 निगेटिव चार्ज आ गए, टोटल कितने हो गए 8। हर ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा इसके पास, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे sp3। जो आपको जिस तरीके से उसका ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर सकते हो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो होता है पूरी स्पीसीज के ऊपर होता है, वो ऑक्सीजन के ऊपर भी आ सकता है, वो सेंट्रल एटम के पास भी आ सकता है। तो सेंट्रल एटम के पास पहले से 4 थे, 4 और गेन कर लिए 8, तो 8 के साथ क्या करेगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, 2 इसको देगा, और टोटल निगेटिव चार्ज किसके पास पहुंच गया, सेंट्रल एटम के पास, क्योंकि उसकी वैलेंस सेल को तो कंप्लीट करेगा भी निगेटिव चार्ज आके, तो वो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल बचेगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा 6 6 6 6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सबके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक निगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो ऑक्सीजन को दे दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर वो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर वो सेंट्रल एटम पे नहीं जा रहा, वो आउट सराउंडिंग एटम पे जा रहा है sp3। तो इसका भी क्या होगा बेटा sp3। वैसे दूसरे का हम निकालते हैं PO4 2-, तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और 3 निगेटिव चार्ज है, कितने हो गए 8, और 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेंट्रल एटम के पास, और यहाँ भी 8 हो जाएंगे सेंट्रल के, और 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा sp3 sp3। सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन आएगी इनकी सबकी, और इसका भी कितना आएगा बेटा sp3। देखो सल्फर के पास कितने होते हैं, 6, 2 निगेटिव चार्ज आएंगे, 8 हो गए, और 4 ऑक्सीजन है, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ 4, तो सब डबल डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ भी sp3। क्लोरीन के पास कितने हैं, ClO4 माइनस करो बेटा, -1 गलती से हो गया वो। क्लोरीन के पास टोटल कितने होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में 7, एक निगेटिव चार्ज है 8, और देखो 4 ऑक्सीजन है, 4 डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये भी क्या होंगे sp3। देखो अब सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3। देन उसके बाद चेक करेंगे लोन पेयर, तो सबके पास लोन पेयर भी 0। उसके बाद चेक करेंगे क्या, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सिलिकॉन की कम है, उससे ज़्यादा फास्फोरस की है, उससे ज़्यादा सल्फर की है, उससे ज़्यादा क्लोरीन की है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है ना। उसके बाद हम देखेंगे सराउंडिंग एटम सेम है, तो डायरेक्ट ऑर्डर आना चाहिए था हमारा SiO4 PO4 SO4 ClO4, मतलब सबसे ज़्यादा ClO4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया कि जो हमारे एक टाइप के बॉन्ड होंगे, सारे के सारे जितने भी बॉन्ड एक टाइप के होंगे, और जिस एटम के साथ होंगे अगर सेम टाइप के सारे बॉन्ड हैं और उसके पास लोन पेयर कोई 0 नहीं है, तो उसके पास क्या होगा बेटा, सबका जो बॉन्ड एंगल होगा सेम होगा। जब यहाँ पर कोई लोन पेयर 0 ना हो, कोई लोन पेयर ना हो, और सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम आए, और सबकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो, सेम हो। देखो चारों ऑक्सीजन की सेम होगी, सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है सबके साथ कंप्लीट बॉन्ड बना रहा, कोई लोन पेयर नहीं है, तो कोई लोन पे नहीं है तो कोई रिपल्सन भी नहीं होगा, तो ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में 4 बॉन्ड बना रहा है, फास्फोरस भी अपनी एक्चुअल फॉर्म में 4 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर भी एक्चुअल फॉर्म में 4 बॉन्ड बना रहा है, और क्लोरीन भी। तो ऐसे केस में सबकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, सेम होगी। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं NF3, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा। तो सेंट्रल एटम के पास सबके पास लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आएगी,
इसकी भी sp3 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 sp3, लेकिन सबके साथ क्या एक एक लोन पेयर है। तो फिर उसके बाद लोन पेयर का कुछ रिपल्सन होगा। अब यहाँ पे सराउंडिंग एटम देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सराउंडिंग होगा उसका उतना ही क्या होगा बेटा, बोलो बोलो बेटा, बोलो भाई। या ऐसे देख सकते हो डायरेक्ट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ेगा तो आपका क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। उस फैक्टर से भी बता सकते हो, या फिर बता सकते हो सराउंडिंग एटम की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, उस फैक्टर से भी बता सकते हो। अब बात करते हैं CH4, CF4, CCl4, I4। हाँ, अब यहाँ पे तो लोन पेयर था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, और यहाँ पर देखो बॉन्ड सबके प्योर फॉर्म में है। देखो एक तो लोन पेयर भी नहीं है, जीरो, लोन पेयर भी जीरो हो गया, और चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। वैसे यहाँ पर CF4 की बात करूंगा, CF4 सारे फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी होगी और लोन पेयर भी जीरो है। ऐसे ही CCl4 की बात करूंगा, सारे क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी होगी और उसके जो जितने भी बॉन्ड थे चारों को बॉन्ड को बना रहा है, लोन पेयर जीरो। सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन लोन पेयर वाले में देखने को मिलेगा। तो इस वाले केस में और इस वाले में दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब ये भी sp3 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 sp3, तो सबका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ये वाला कार्बन अपने 4 आयोडीन के साथ 10928 का एंगल बनाएगा। वैसे ही ये वाला कार्बन इस क्लोरीन के साथ 109 अपने आप को ऐसे अरेंजमेंट कर लेगा कि उसका जो बॉन्ड एंगल निकल के आएगा 109.28 आएगा। वैसे ये चारों फ्लोरीन एटम अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनका सबका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 109। वैसे ऐसे चारों हाइड्रोजन अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, उनका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 109.28 मिनट आएगा, है ना। तो सबके जब बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी, इस वाले कार्बन के लिए इन चारों आयोडीन की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ केस देखने को मिलता है लोन पेयर वाले में, है ना, किसमें बेटा, लोन पेयर वाले। लेकिन ऐसे केस में जब वो न्यूट्रल हो जाए और सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी हो जाए और उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, तो उनकी बॉन्ड एंगल भी क्या होगी, सेम होगी। देखो लोन पेयर वाले केस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, न्यूट्रल वाले में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आ रही है तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, फिर आगे हम केस डालेंगे, आगे की केस की बात करेंगे बेटा हम। अगला पैरामीटर देखेंगे बॉन्ड एनर्जी। हमने इससे रिलेटेड जितने एग्जांपल हो सकते थे मैंने किए। अब हम हेडिंग डालो बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी, देखो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे आप? देखो बेटा, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं। अगर मैं किसी एक मोल को ब्रेक करने के लिए जो मुझे एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उसी क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। लिख सकते हो यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड the energy required to break 1 mole particular type of bond। ठीक है, तो आपका जो बेटा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो आप लिख सकते हो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड एनर्जी पर। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। तो आप ये वाला फैक्टर लगाओगे, आप बता सकते हो, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ देखने को ज्यादा मिलती है, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। तो आपको मैंने परसेंटेज एस कैरेक्टर भी निकलवाना सिखा दिया है। तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है बेटा? आपकी परसेंटेज एस कैरेक्टर पे।
जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। और परसेंटेज एस करेक्टर किस पे डिपेंड करता है? एक दूसरे पे, बॉन्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज एस करेक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, या डायरेक्टली बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो या फिर या हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जिसकी जितनी ज्यादा होगी, जैसे sp, sp2, sp3, तो उसका परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा होगा। परसेंटेज एस करेक्टर होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, या उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एक दूसरे से सब रिलेटेड है फैक्टर। तो जितने आपको रिलेशन लिखवाए जा रहे हैं एक दूसरे से रिलेट करके लास्ट में फाइनल एक रिलेशन बना लेना पूरे मॉलिक्यूल का, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर ये चीजें देखते हैं तो उसके लिए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, और ये फैक्टर किसके साथ किस पर डिपेंड करता है। तो आपका एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो बात करें, देखो जब ये चीजें सेम होने लगेंगी तो फिर दूसरा फैक्टर जनरेट होगा। ये चीजें कब है? जब सारी चीजें अलग अलग है। अब मैं कहने लगूं कि परसेंटेज एस करेक्टर किस पर डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो हाइब्रिडाइजेशन तब ऊपर तब डिपेंड करेगा जब सबकी अलग अलग होगी। अगर एक जैसी हो जाएगी तो फिर दूसरा फैक्टर लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना बेटा? हाँ, तो यहां पर देखते हैं, मैंने पूछा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर मैंने पूछा सी डबल बॉन्ड सी, फिर मैंने पूछा आपसे सी सिंगल बॉन्ड सी। अब यहां पे देखो, एक मोल, ये भी मैंने एक मोल लिया, इसको भी मैंने एक मोल लिया, इसको भी एक मोल लिया। मुझे इतनी एनर्जी देनी कि एक साथ ही तीनों बॉन्ड टूटे, वैसे मुझे इतनी एनर्जी देनी कि एक साथ टूटे। अब मुझे बताइए कौन बॉन्ड पहले टूटेगा, सिंगल या ट्रिपल? किसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा देनी पड़ेगी। या आप उसका डायरेक्ट देख सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? परसेंटेज एस करेक्टर। इसका कितना होता है बेटा? 50%, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। और इसका कितना होता है? 33.33%। और इसका जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। और इसका कितना होता है? sp3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में कितना होगा? sp3। और इसका जो परसेंटेज करेक्ट होगा 25। तो आप बता सकते हो कि इसका जो आपका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा, और सबसे कम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होगा। और वैसे बॉन्ड एंगल भी आप बता सकते हो कि इसके बीच में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेम टाइप के मॉलिक्यूल ले लें, मतलब जैसे मैंने C2, F2, H2, O2, N2, ये सारे मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेता हूं तो किसका ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद अगर हम सेम टाइप के मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं C2, N2, H2, O2, है ना। देखो देखो, अगर मैं यहां पे ले लूं C2, उसके बाद ले लूं N2, उसके बाद ले लूं O2, उसके बाद ले लूं F2। मैंने पूछा बताइए इन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा इस तरीके से, ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी होगा, और आपका लोन पेयर भी होगा, ठीक है। वैसे मैं बात करूँ आपसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बात करूँ, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। और वैसे आपका फ्लोरीन फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होंगे? 3, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब मुझे बताइए कि किसका आपका ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, किसका कम होगा, किसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो जनरली आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक बात बताई थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एस करेक्टर, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आप लिख सकते हो बॉन्ड एनर्जी, यही तो दिक्कत है। आप सोचोगे कि अभी ये फैक्टर लगा रहे थे, अभी ये फैक्टर फेल हो गया, यही यहाँ पे एक्सेप्शन से आता है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। जैसे आपका बॉन्ड एंगल में रिपल्सन इनवर्सली होता है, वैसे बॉन्ड एनर्जी भी रिपल्सन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, ये अपना इधर को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ये इधर को, आपस में इनमें क्या होगा? झगड़ा होगा, अपने आप को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 लोन पेयर मिल गए और ज्यादा होगा, वहां पे 3 मिल गए और ज्यादा होगा।
कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है? ये सबसे आसान से टूटेगा और ये वाला नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर का फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा किसको देनी पड़ेगी? इसको। तो आपका बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर आएगा, ये लिख सकते हो, ड्यू टू लोन पेयर repulsion will be higher। क्या होगा? हायर। तो जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा उतना ही आपका बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा। तो सो द एनर्जी विल बी मिनिमम। एनर्जी क्या होगी बेटा? आपकी मिनिमम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा आपका लोन पे रिपल्सन ज्यादा होगा उतनी ही आपकी एनर्जी मिनिमम होगी, है ना? ये केस किसके फॉर्म में होगा? सेम टाइप के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे या डिफरेंट टाइप के हो, उसमें देखना पड़ेगा। कोई बॉन्ड टूटेगा तो फिर पूछेगा कि बताइए किसका ऑर्डर ज्यादा होगा। अच्छा, अगर मैं इसी फैमिली का दूसरा ग्रुप ले लूं, थर्ड पीरियड, मैं इसी फैमिली का, अभी ये सेकंड पीरियड के थे, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इनके नीचे वाले ले लूं, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, है ना, इस तरीके से। देखो, तो मैं एक साथ लेके चल रहा हूं दोनों केसों को, और दोनों केसों से हम जस्टिफाई करेंगे कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो मैंने जैसे अभी बात करी बेटा, कार्बन, देन उसके बाद नाइट्रोजन, लोन पेयर को बना के चलना, तो आपका आंसर हमेशा समझ में आएगा कि हाँ चल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। वैसे मैं लेके चलता हूं, कार्बन के नीचे कौन आएगा? सिलिकॉन बॉन्ड। वैसे ही नाइट्रोजन के नीचे कौन आएगा? फास्फोरस बॉन्ड। वैसे ही ऑक्सीजन के नीचे कौन आएगा? सल्फर बॉन्ड। वैसे ही फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, ऊपर वाले का जो ऑर्डर लगाया था हमने, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये लगाया था, क्योंकि इधर को क्या हो रहा है? लोन पे रिपल्सन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूं डाउन साइड वाले की, तो इसका ऑर्डर आता है इस तरीके से। क्यों? हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने से कारण जो उनके ऊपर लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन में आने की कोशिश करेगा या फिर मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल पड़े होंगे, साइज बड़ा होने के कारण अपने लोन पेयर को शिफ्ट कर लेंगे, और शिफ्ट कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिसमें कि इनका जो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इनका कम होगा। देखो, एक्सेप्शन है दोनों में, यहाँ पे लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर तो 3 इसके पास भी होंगे, लेकिन इसके केस में देखा गया कि जो इसके लोन पेयर थे वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए और अपने रिपल्सन को क्या कर लिया? मिनिमाइज कर लिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर ड्यू टू लोन पेयर repulsion will be minimum, है ना? तो then the bond energy will be higher, क्योंकि इनके पास क्या? वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, अपने लोन पेयर को मिनिमाइज कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये बनता है इनको डायरेक्ट ग्रुप में ऐसे पीरियड में ले लिया इस तरीके से। एक बन सकता है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे किसका ज्यादा होगा? देखो, अगर सिलिकॉन और कार्बन की बात करूं तो सिलिकॉन और कार्बन में सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, इसको रेड मार्क से मैं लगा रहा हूं, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड
एनर्जी। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन का ज्यादा होगा किससे, सिलिकॉन से, ऐसा क्यों, जबकि डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए था। हाँ यहाँ पर क्या है बेटा, इस केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। और जैसे ही बॉन्ड पेयर होंगे इसके केस में सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे, तो आपको पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, साइज वेरिएशन करने लगेगा, है ना। जैसे साइज वेरिएशन करेगा तो आपका क्या होगा बेटा, जो बॉन्ड एनर्जी है विदाउट केस लोन पेयर तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर को क्या होगी, इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से इसकी कार्बन की जाता है। लेकिन अगले केस में उल्टा मिलता है, क्योंकि उनके पास क्या आ गए, लोन पेयर। तो लोन पेयर वाले केस में क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन, फास्फोरस फास्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन से, क्योंकि स्मॉल साइज है और लोन पे रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। वैसे ही मैं बात करूं ऑक्सीजन वाले में तो सल्फर की ज्यादा होगी उससे, किससे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। वैसी बात करूं क्लोरीन वाले की ज्यादा होगी, किससे होगी बेटा, आपकी फ्लोरीन फ्लोरीन। देखो बेटा ये सारे एक्सेप्शन है, याद करने हैं, इसमें बचा ही कुछ नहीं है, सारे एक्सेप्शन ही भरे पड़े हैं। इस तरीके से स्मॉल साइज है फ्लोरीन का और लोन पेयर क्या ज़्यादा है, जिससे क्या करेगा, अपने बॉन्ड को ये तोड़ने की कोशिश करेगा आसानी से, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी है, जब हम डाउन द ग्रुप ऑर्डर लगाते हैं ये ऑर्डर को फॉलो करता है। और अगर एक ही सीरीज में पीरियड में बात करते हैं तो इधर को इंक्रीज होती है, ऊपर वाले की बात करते हैं तो इधर को होती है। ऐसा क्यों देखा गया, ऐसा ऑर्डर लगा लो इसका भी, ठीक है। यही वाला जो रेड वाला ऑर्डर है ये वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से। और इनको बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें सारे में आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शंस है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से देखा गया है और वो चीज़ आपको बताई गई है। अब बेटा आपको बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। जितना इसको प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपका बेटा ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उससे एग्जाम में नीट हो या जेई हो 10 से 12 या 14 नंबर तक पूछा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 नंबर आपके फ्री फंड के हैं, मतलब इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। तो आपको अगर थोड़ा सा भी बेटा इसको रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, तो ये आपके फ्री फंड के नंबर हैं और सारी रटी रटाई चीज आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली बेटा याद करने वाली है, उसको जितना ही बार रिवाइज कर लोगे उतनी ही टाइम वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उतना ही आपका बढ़िया उसमें रिवीजन हो जाएगा और उतने ही वो फ्री के मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख के दे सकता है C2N2O2F2, तो ये मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देगा, वो डायरेक्ट भी लिख के दे सकता है जैसे मैंने ये लिखा है C2N2O2F2, तो यही रिप्रेजेंटेशन होगी। ये ड्रॉ करके दिखाए, विदाउट ड्रॉ है, कभी आप सोचो कि इसके केस में, तो यही केस है बेटा। तो ये आंसर आपको लगा के आने हैं, आंसर ढूंढने हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे किसकी बेटा, अब हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। किसकी बात करेंगे, एक डायपोल मोमेंट फैक्टर है, हम उसकी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने इनके अंदर बात कर ली, अच्छा। देखो और कैसे बता सकते हो बेटा बॉन्ड एनर्जी को, हाँ हो गया ठीक है। अब हेडिंग डालो बेटा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, फिर डायपोल मोमेंट के बाद फिर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, 2-4 टाइप के जो भी बॉन्ड लेंथ से और बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड होंगे, फिर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस कर लेना। देखो डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट। और बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बहुत देखने को मिलेंगे इसके बारे में कि डायपोल मोमेंट को कैसे हम निकालते हैं।
तो डायपोल मोमेंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ डायपोल मोमेंट निकालने के लिए मुझे दो एटम चाहिए, एक उसमें होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और दोनों के पास क्या होना चाहिए, इक्वल चार्ज होना चाहिए या इक्वल अपोजिट चार्ज। इक्वल क्या होना चाहिए, इक्वल अपोजिट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, या तो प्लस प्लस सॉरी प्लस माइनस या -2 या +2, इस तरीके से इक्वल चार्ज होना चाहिए दोनों पे अपोजिट टाइप का। तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किस साइड को शिफ्ट होगा वो हमें देखना है, और उसी के लिए एक फॉर्मूला जनरेट होता है। क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कितना चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, उसकी कितनी बीच में डिस्टेंस है, तो जो चार्ज इनटू जो डिस्टेंस होगी वही आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, आपका डायपोल मोमेंट। तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, डायपोल मोमेंट लिख सकते हो, द डायपोल मोमेंट when two equal and अपोजिट चार्ज। देखो कैसे, दो इक्वल होने चाहिए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, या फिर हाँ आर प्लेस्ड टू क्लोज ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो इस तरीके से बता सकते हैं ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, आपका डायपोल मोमेंट कहलाएगा। तो लिख सकते हो इसके आगे, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। देखो मैंने कोई दो एटम लिए ए और एक बी, ठीक है बेटा, इसके ऊपर मैंने बोला पार्शियल, अब मान के चलो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है आपका, यहाँ पर मैंने बी एटम जो लिया है ये कितना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली अभी ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, लेस होगा, तो इसको क्या लिखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन किधर को पुल होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना बेटा। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर ऐसे, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस साइड को, तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके पास कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, और ये गेन करेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला है, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास प्लस चार्ज मिलेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इस एटम के पास, ठीक है बेटा। अब वो यहाँ से पूछेगा कि बताइए वेक्टर डायरेक्शन किधर होगी, तो वेक्टर डायरेक्शन जो होती है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, वेक्टर डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर डायरेक्शन। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाएगा उसको बोलेंगे वेक्टर डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ये रिप्रेजेंट जो मिलेगा इस टाइप का देखने के लिए इसको बोलते हैं वेक्टर डायरेक्शन, और ये वेक्टर डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, डायपोल मोमेंट में, ठीक है। डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस डायरेक्शन से, लेकिन फिजिक्स में कुछ उल्टा होता है ना। तो हमें बात करनी होती है केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और लेस कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये आपका, जब भी आप डिनोट करोगे डायपोल मोमेंट को वो पॉजिटिव से नेगेटिव करोगे, ठीक है बेटा। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी आर, भाई होगी नहीं होगी, आर बोल लो या फिर उसको डी बोल सकते हो डिस्टेंस को, या फिर आप एल भी बोल सकते हो, कोई भी नाम दे दो। हर बुक का तरीका अलग अलग होता है, कोई आर से डिनोट करता है, कोई आपका एल से डिनोट कर देता है, कोई आपका डी से डिनोट कर देता है, ठीक है। तो अब हम डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा प्लस क्यू, भाई प्लस, देखो इस तरीके से, अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसके पास डेल्टा नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मान के चलो एल है, ठीक है बेटा।
और यहाँ पे जो चार्ज होगा प्लस क्यू होगा इस पे, और इस पे कितना होगा माइनस क्यू होगा। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आता है, डायपोल मोमेंट इक्वल टू, चलो सही से लिख लेते हैं, डायपोल मोमेंट उसको म्यू नोट से डिनोट करते हैं, म्यू से, किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, म्यू से, और मोड ऑफ क्यू इंटू एल, मतलब आप यहां से बोल सकते हो चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्या बोलते हैं बेटा डायपोल मोमेंट को, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो देखो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, Q इक्वल टू इंटू डी, डी फोर भी डिस्टेंस हो सकता है, और Q इंटू एल ये भी लिख सकते हो, और Q इंटू आर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या होगी, Q, Q का चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, कूलाम, C कैपिटल C, D की मीटर यूनिट क्या होती है मीटर, है ना। डिस्टेंस को किस में कवर करोगे, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, लेकिन हम यहाँ पे किस में लेके चलते हैं, ऐसा यूनिट में, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। और आपकी बेटा जो म्यू की यूनिट और दूसरी यूनिट भी होती है म्यू इक्वल टू डी बाई, या बोल सकते हैं बी एम, डी बाई भी यूनिट होती है, और एक होती है आपकी म्यू इक्वल टू ई एस यू सेंटीमीटर। तीन यूनिट होती है बेटा। अब तीनों यूनिट में आंसर आपको फाइनली किस में निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको देखो सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट आता है तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं उसमें यूनिट पे सबसे पहले ध्यान दें कि यूनिट के अंदर क्या बोला है। अगर यूनिट के अंदर डी वाई पूछा है तो डी वाई के अकॉर्डिंग चलेंगे, और फिर देखो फाइनली आंसर के अंदर कौन सी यूनिट यूज कर रखी है। मतलब क्वेश्चन के अंदर डी वाई में क्वेश्चन किया है और आंसर पूछ रहा है वो सेंटीमीटर मीटर में, सॉरी कूलाम मीटर में, तो आपको वहां पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, और उस यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको आना चाहिए। अगर यूनिट कन्वर्जन आपको आता है तो आप आंसर सही निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? आ रही है तो बस देखते हैं। तो आप लिख सकते हो 1 डी बाय ऐसा यूनिट के लिए इक्वल टू 3.33 10 की पावर माइनस के 30 कूलाम इंटू मीटर। अगर आपको वहां पर एक डी वाई दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 3.33 10 की पावर माइनस 30 कूलाम मीटर, ठीक है। वैसे आपसे पूछ सकता है ई एस यू करके पूछ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, निकालोगे। उसके लिए आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक 1 डी ई एस यू में पूछ ले कि डी वाई ई एस यू में कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, अरे किधर गया डस्टर, किधर गया, ठीक है। देखो अगर आपसे 1 डी का आंसर ई एस यू में पूछ ले तो आप क्या करोगे, 1.8 10 की पावर कितनी आती है इसमें 18, 1.8 10 की पावर माइनस के 18 ही होता है ये, एक बार देख लेता हूँ बेटा मैं। हाँ ये आपका 1 इंटू होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 ई एस यू सेंटीमीटर। ये बेटा सेंटीमीटर होता है। देखो 1 डी वाई बराबर क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 ई एस यू सेंटीमीटर, और 1 डी वाई बराबर क्या होता है 3.3 10 की पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। तो आपसे दोनों में किसी का भी आंसर पूछ सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कूलाम मीटर में गिवन हो और फाइनली आंसर किससे पूछे आपसे, ई एस यू सेंटीमीटर में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 से। बात समझ में आ रही बेटा? तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर करोगे और सही करोगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ और अपना क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन के अंदर कैसे यूनिट कन्वर्जन आप करोगे। इससे जो हम बताते हैं, इससे हम क्या बताते हैं बेटा, डायपोल मोमेंट से किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बताते हैं कि कितना मॉलिक्यूल पोलर है और कितना नॉन पोलर है। अगर वहां पे डायपोल मोमेंट कुछ होगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, अगर आपका मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं है तो वो नॉन पोलर होगा। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद पोलर और नॉन पोलर की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डायपोल मोमेंट, ठीक है बेटा।
तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आप एक न्यूमेरिकल कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो क्वेश्चन में ये दिया है बेटा आपका यहाँ पे, तो चलो कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ HBr मोलिक्यूल वेयर, बार का ख़त्म हो गया, इसका कैप किधर चला गया? ठीक है बेटा, वेयर जहां पे आपको दे रखी है HBr की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन के अंदर? 2.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और आपको यहाँ पर चार्ज कितना दे रखा है? इसमें चार्ज आपका दे रखा है 1.25 डी, ठीक है, 1.डी। तो आपको क्या निकालना है? म्यू निकालना है। तो म्यू बराबर होता है Q इंटू एन। तो देखो यहाँ पर आंसर में क्या दे रखा है? डी, और यहाँ पे क्या दे रखा है? एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले ये यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम मीटर, है ना। तो आपको सबसे पहले यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो डी इक्वल टू क्या लिखोगे? 2.65 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 10 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कूलाम में, क्योंकि आंसर किस में आना चाहिए? कूलाम मीटर में। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर डी की वैल्यू किस में निकल गई? मीटर में। तो चार्ज बराबर क्या होगा? तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? क्यू इक्वल टू 1.5। अब देखो एक डी वाई बराबर किसके कूलाम मीटर के इक्वल होता है? 3.33 10 की पावर -30। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3.3, अरे रुक जा मेरे भैया, 10 की पावर -30 कूलाम मीटर, ठीक है। तब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा आपका? 2.65 10 की पावर -10 इंटू 1.25 3.33 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लग रहा होगा एक चीज़ देखने में कि सर यहाँ पे कूलाम मीटर है और यहाँ भी मीटर, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लास्ट में कहीं ना कहीं जाके ये कैंसिल हो जाता है और आपका फाइनल क्या बचेगा? कूलाम मीटर बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का आंसर को निकाल सकते हो, और निकालने के बाद आप अपना आंसर रख सकते हो, ठीक है। या आपको ये चीज़ गड़बड़ लग रही है? तो ऐसा कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, ठीक है बेटा। आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो किस में आएगा? कूलाम मीटर में आएगा। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? रुको रुको, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा है ना। यूनिट तो हमने सही रखी, मीटर और कूलाम मीटर, तो ये कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर यहाँ भी मीटर होगा तो, और ये हमें मीटर से मीटर कैंसिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा? रुको देखते हैं, इसमें समझते हैं। ओहो, तो यहाँ पर बेटा ये चीज़ आपको गिवन नहीं होगी। अगर इस चीज़ को रखोगे तो फिर आंसर सेंटीमीटर कूलाम मीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब यहाँ तक ठीक है।
यहाँ पर हम इसको पुट नहीं करेंगे, ये गिवन नहीं होगा, इसको मानना पड़ेगा आपको, है ना। तो चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अब आंसर ठीक हो जाएगा, ये मीटर में है कूलाम में। वो बेटा कब केस बनेगा, वो जो मैंने दूसरा केस दे दिया था, वो दो केस बनते हैं, एक म्यू ऑब्जर्व और एक ये बनता है म्यू कैलकुलेटेड, उससे निकाला जाता है आयनिक करेक्टर। तो एक आपको वहाँ पर गिवन होता है और एक उसमें आपको कैलकुलेट करना होता है, जो हमारा चार्ज मान के कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे गिवन कर दिया था, लेकिन वो आयनिक करेक्टर में यूज़ करते हैं जो गिवन वाला होता है। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ उसकी इतनी दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो आपको पता है मॉलिक्यूल के में चार्ज कितना होगा, 1.6 10 की पावर 19 कूलाम। बस अब आंसर आपका ठीक आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 2.65 10 की पावर माइनस 10 मीटर और इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। आंसर निकालोगे जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, ये 19 ये 39 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 96 और चलो ऐसे मान लो 96 और 197 और ये 16, 16 दूनी 32, 32 और 32 और 9 कितने हो गए, 9 2 11 4, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आपका आंसर जाएगा, और 10 की पावर माइनस के 39 कूलाम मीटर। कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा आपका। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपका आंसर निकालोगे। ये आपको चार्ज इसमें गिवन नहीं होगा, या फिर डायरेक्ट बोल सकता है चार्ज, इस तरीके से भी दे सकता है आपको, चार्ज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है। वो मैंने बेटा उससे जो आपको डी वाला जो दिया था, वो कैलकुलेटेड फॉर्मूले के लिए होता है। एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला आता है जिससे हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालते हैं, है ना। तो वो उसके लिए एक आपको डायपोल मोमेंट गिवन करता है और दूसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और तब हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालते हैं। तो उसको हम आगे सीखेंगे। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए कि वहाँ पर आप जो है अगर उस पर सीधा सीधा आपकी लेंथ गिवन होगी, आपको चार्ज कितना मानना पड़ेगा, 1.6 10 की पावर माइनस के 19, या फिर आपको यहाँ से चार्ज निकलवा सकता है या डिस्टेंस निकलवा सकता है, डायपोल मोमेंट गिवन कर देगा। तो पहले ही यहाँ पे डायपोल मोमेंट गिवन था, उल्टा कर दिया था बेटा हमने, पहले हमने डायपोल मोमेंट है कि गिवन था, तो डायपोल मोमेंट गिवन था तो डायपोल मोमेंट इधर रखना था, उल्टा कर दिया था। वो पहले मैंने गिवन कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए थी क्या, लेंथ, तो लेंथ और चार्ज चाहिए था। तो लेंथ तो गिवन थी, चार्ज मुझे पता होना चाहिए, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 की पावर 19, लेकिन मुझे पहले से ही डायपोल मोमेंट गिवन था, तो मुझे वो यहाँ पुट करना था और निकालना भी क्या डायपोल मोमेंट, तो वो आगे फॉर्मूला आएगा। उल्टा लेके चल गया था बेटा मैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे। तो आपको देखना क्या है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस रखोगे तभी आपको क्या निकल के आएगा, डायपोल मोमेंट, और मैंने वहाँ पहले ही गिवन कर दिया था, तो वो फॉर्मूला दूसरा है। या फिर अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट गिवन है तो उस डायपोल मोमेंट को कहाँ रखना पड़ता है, यहाँ पे रखना पड़ता। फिर हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं भाई, हमें डायपोल मोमेंट ही निकालना, डायपोल मोमेंट ही गिवन कर दिया तो नहीं निकाल सकते ना। हाँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, चार्ज, क्योंकि फॉर्मूले में क्या, चार्ज इंटू लेंथ, तो लेंथ तो गिवन कर दी, चार्ज कितना होगा 1.6 10 की पावर 19 कूलाम। सिंपल था, तो वो थोड़ा स्किप हो गया था माइंड से। ठीक है, इस तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन का बेटा खासकर ध्यान रखना, अगर यूनिट कन्वर्जन सही करोगे तो ही आपका आंसर ठीक आएगा, वरना हमेशा आंसर गलत मिलेगा। चलो अब यहाँ से हम चेक करते हैं पोलैरिटी। क्या चेक करेंगे, बाय डायपोल मोमेंट के थ्रू पोलैरिटी, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को कैसे निकालेंगे, उसका जो पोलर नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो तो उसको बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। हेडिंग डाल के एक टॉपिक इसका वो बना लो आप, बॉन्ड मूवमेंट, एक आप वो बना लो बेटा, एक हेडिंग बना लो, उसके बाद करते हैं। तो बॉन्ड मूवमेंट से हमें दो चीजें मिलेंगी, एक पोलर मिलेगी, पोलर, अरे यार क्या हो गया ये, पोलर मूवमेंट, पोलर बॉन्ड मूवमेंट, और एक मिलेगा नॉन पोलर बॉन्ड मूवमेंट। एक पोलर मिलेगा और एक क्या मिलेगा बेटा आपका, नॉन पोलर।
तो देखो पोलर के लिए कैसे कंडीशन होगी, नॉन पोलर के लिए कंडीशन क्या होगी, हाँ अगर मेरा किसी भी मॉलिक्यूल का ओवर डायपोल मोमेंट 0 है तो लिख सकते हो द ओवरऑल इन ए molecule the overall dipole moment या लिख सकते हो म्यू नेट क्या हो बेटा, इक्वल हो, इज इक्वल कहां मिलेगा, दोनों साइड में, टू वेक्टर सम, जब दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो, ओवरऑल इक्वल हो, किसके, वेक्टर के सम में, है ना, तो वहां पर आपका मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, पोलर होगा या नॉन पोलर, वो ये बताएगा। तो आगे लिख सकते हो उसके, सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट विल बी 0। क्या होगा वहां पे, बॉन्ड मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। म्यू नेट क्या होगा बेटा आपका, म्यू नेट क्या होगा आपका, 0 होगा। और आपका जब म्यू नेट 0 होगा तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। क्या होगा बेटा, नॉन पोलर इन नेचर में कैसा होगा बेटा, वो आपका नॉन पोलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, बस तो इसी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है और आपका आंसर निकालना है। देखो कैसे, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, कार्बन, एग्जांपल लिया मैंने CO2, एग्जांपल लिख लो बेटा आप CO2। तो मैंने कार्बन डबल बॉन्ड O, भाई इसी तरीके से तो बनाओगे भाई, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अब मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखूंगा कितना हो गया, sp, और sp का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp के लिए क्या होगा, बॉन्ड एंगल 180, तो इनके बीच में जब भी तो मिलेगा 180। अच्छा, अब फिर उसके बाद देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट किया था अभी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरह, मतलब मोर से लेस जाना चाहिए। अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, ज़्यादा होती है, तो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, वेक्टर डायरेक्शन। वैसे ही इसकी भी इधर को आएगी, तो दोनों का यहाँ पे कुछ मान के चलो x होगा डायपोल मोमेंट, यहाँ भी कितना आएगा, x आएगा। जब हम दोनों का सम करेंगे और अपोजिट है और दोनों का सम करेंगे तो नेट के निकल के आएगा 0। ठीक है, मान देखो चार्ज कैसे होता है, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू, जब इनको सम करते हैं क्या आता है, 0। इस तरीके से ही बेटा यहाँ पे बात करेंगे कि इसका वेक्टर डायरेक्शन यहाँ पे कुछ x आएगा, उसका भी इधर कुछ x आएगा। ऐसा नहीं होगा 2x होगा। 2x कब होगा, जब डायरेक्शन एक साइड आ जाए दोनों की, क्योंकि सारा डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब जितना इधर से इधर को खींचेगा उतना इधर खींचेगा, और जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो चार्ज भी क्या होगा, इनका अपोजिट होगा, तो इनको सम करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट 0 आएगा। मतलब प्लस x और माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आपका म्यू नेट लिखा है ना इसमें, डायपोल मोमेंट है ना, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट विल बी 0, तो वहां पर बॉन्ड मोमेंट कितना होगा, म्यू नेट कितना होगा बेटा आपका, 0। जब आपका म्यू नेट 0 हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट इसका अगर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर इन नेचर, उसमें पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगा इन नेचर। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट टाइप के ले लूं कि मतलब उसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इस चीज को। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद में समझाता हूं उसको, दोनों केसेस को समझाता हूं कि पोलर कैसे होगा, नॉन पोलर कैसे होगा। देखो बेटा सिंपल है, अगर आपका यहां पे देखो केस 1, अगर आपका म्यू नेट इक्वल टू 0, म्यू नेट 0 होगा तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर। केस 2,
अगर म्यू नेट इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, पोलर इन नेचर। बात समझ में आ रही है? देखो एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल लिया मैंने CH4 और आपका एक ले लिया CH3F। दो मॉलिक्यूल लिए, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3। तो sp3 के लिए कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री होगी, H H H H, ठीक है बेटा। वैसी बात करें इसकी C H H F H, ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका क्या sp3 है। तो डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, दोनों का 0, क्योंकि सारे एक जैसे बॉन्ड है, सारे की बॉन्ड लेंथ क्या है, एक जैसी है। देखो फिर हम क्या चेक करते हैं बेटा इसमें, हाँ हम इसमें चेक करेंगे क्या, ऐसे केस में हम चेक करेंगे वेक्टर डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की वेक्टर डायरेक्शन देखेंगे किधर होगी। तो आपको मैंने बताया कि कहां से होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या यहाँ पर ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये वेक्टर डायरेक्शन आएगी इसकी कुछ। वैसे ये ऊपर जाएगा, इसकी भी कुछ इस तरीके से आएगी, ये इसकी भी कैसे आएगी, ऊपर आएगी, और इसकी ऐसे आएगी, नीचे वो आएगी। ओवरऑल देखो, अब इसकी डायरेक्शन और इस वाले की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर लेंगे। वैसे इस वाले हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन तीन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, ठीक है। अब देखो क्यों होगी, फ्लोरीन क्या है, कार्बन से क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड को। वेक्टर डायरेक्शन कैसे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी इस तरीके से। लेकिन हाइड्रोजन तो लेस है, तो इसका क्या होगा, ऊपर को जाएगा इस तरीके से, तीनों हाइड्रोजन का। अब यहां पे देखो बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट आएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट। ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब ये वाला जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक टाइप को, एक साइड में दोनों की डायरेक्शन है। तो क्या यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका भी डायपोल मोमेंट इधर आ रहा है। ओवरऑल ज्यादा कहाँ पहुंचेगा, फ्लोरीन के पास। तो म्यू नोट क्या होगा आपका, म्यू नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, पोलर इन नेचर। मतलब अगर आपका डायपोल मोमेंट 0 नहीं, 0 है तो नॉन पोलर होगा, अगर नहीं 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने सिंपल और सिंपल ये बताया था कि सेम टाइप के जब आपको बॉन्ड मिलने, तो उसमें डायरेक्ट आप बता सकते हो 0 हो सकता है। अगर उसमें डिफरेंट टाइप के हैं तो उसमें तो 0 हमेशा नहीं होगा, कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता, मे भी हो भी सकता है। हम अब उनको पर्टिकुलर केस बना बना के पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कि लोन पेयर के केस में, कि अगर लोन पेयर आ जाए तब डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर दो तरीके से आ सकते हैं। नंबर एक लोन पेयर आ सकता है फ्री, फ्री मतलब कोई वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करे। एक लोन पेयर वो आ सकता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो आप पॉइंट लिख सकते हो लोन पेयर मोमेंट, क्या लिख सकते हो बेटा, लोन पेयर मोमेंट, हेडिंग बना के लिख लो। और फिर हम बात करते हैं लोन पेयर मोमेंट की, कि अगर लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ जाए तब उसमें डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। कंडीशन दोनों के सभी के लिए सेम होगी, म्यू 0 तो आपका नॉन पोलर, म्यू 0 नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो लोन पेयर मूवमेंट, कि अगर वहां पे लोन पेयर मूवमेंट जनरेट हो जाए तो डायपोल मोमेंट का क्या कंडीशन होगी। तो लिख लो बेटा, यहां पे लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हो आप, इफ ए लोन पेयर
पेयर इज प्रेजेंट, क्या हो बेटा उसमें प्रेजेंट हो इन प्योर s and p orbitals, and its movement is not considered due to present in symmetry। क्या प्रेजेंट हो जाती है बेटा उनमें? सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण उनका डायपोल मोमेंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, केस नंबर 2, एक पॉइंट नंबर 1 लिख दे, पॉइंट नंबर 2 इसको 1 लिख लो, 2 अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर किया जा रहा है तब उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो इसमें, इफ ए लोन पेयर is present in a hybrid orbitals, then its lone pair is considered in कंसीडर। ठीक है ना, उसका लोन पेयर क्या करेंगे बेटा वहां पर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, देखो कैसे मैंने पूछा, इस तरीके से मैंने पूछा। देखो मैं कोई एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया दैट इज NH3 और एक ले लिया बेटा मैंने क्लोरीन और 1 2 3, या आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो कंपेयर करने के लिए, OH। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसमें लगेगा कि कैसे आपने कंसीडर कर लिया, कैसे कंसीडर नहीं किया। ठीक है बेटा, देखो पहले, इससे पहले बताने से पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के। तो जब आपका ये सिमेट्रिकल होगा तो आपका जो डायपोल मोमेंट होगा कुछ सिमेट्रिकल होगा, इतना ही इधर जाएगा, इतना ही इधर जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो होगा म्यू नेट क्या होगा, 0। जब आपका बेटा कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पर कंसीडर जब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा तो म्यू नेट क्या होगा, 0, क्योंकि लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब वो कंसीडर किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक ऑर्बिटल ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो वेक्टर डायरेक्शन एक साइड ज़्यादा होगी, एक साइड कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल नहीं है। जब वो सिमेट्रिकल नहीं है तो म्यू नेट क्या होगा आपका, 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर। अगर ये कैसा होगा, नॉन पोलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन केस की। तो देखो इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, 2 लोन पेयर, और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या होता है, इसको अगर मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड कंजुगेशन होता है। क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड कंजुगेशन होता है ये। और वैसे इसकी भी बात करूं, इसमें भी सेम कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो, इस क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, नहीं बता सकते हो। इस क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते हो, तो ये ऐसे लोन पेयर को क्या बोलते हैं, प्योर वैकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं। कि ऐसे लोन पेयर जो प्योर वैकेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 2 लोन पेयर, कितना हो गया sp3। मतलब इस वाले लोन पेयर को तो आप किस में कंसीडर कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर कर रहे हो, लेकिन इस वाले को नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इन लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, लल्लू। ये लोन पेयर काम के नहीं है, लेकिन ये वाले लोन पेयर काम के हैं। अब वो कंडीशन कब देखने को मिलेगी कि आपके लोन पेयर काम के कब होंगे और काम के कब नहीं होंगे। अगर उस लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल के साथ कोई भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, या कोई एक बने, दो बने, कुछ भी बने, और उसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो वो लोन पेयर हमेशा किस में कंसीडर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीट होंगे। लेकिन जब उनसे लोन पेयर फ्री हो, उनके साथ किसी का कोई बॉन्ड ना हो, देखो यहाँ पे और कोई दूसरा बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 2 बॉन्ड होने चाहिए, एक उस लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल से ऊपर या नीचे, उस पे 2 बॉन्ड कम से कम होने चाहिए। इस पे कितना, एक, इससे जुड़ा हुआ, अपनी बैलेंस पूरी करने के लिए जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे आगे कोई और बॉन्ड नहीं बन रहा है। जैसे लोन पेयर फ्री दिख, आपको वैसे भी फ्री दिख रही है, किसी काम के नहीं है, तो इन लोन पेयर को हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। जब इनको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे और कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, उनका डायपोल मोमेंट नेचर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इनको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा sp3, इस वाले मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। और यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि sp3 होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर हम तीनों लोन पेयर को काउंट कर लेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड को, तो sp3 होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोन पेयर हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इन लोन पेयर को क्या बोला जाता है, लल्लू। और ये कैसा करेक्टर शो करने की कोशिश करेंगे, नॉन पोलर की। कैसे करेक्टर करने की शो करेंगे, नॉन पोलर की। फिर वेक्टर डायरेक्शन को बनाएंगे, देन उसके बाद हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आगे इन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, अभी समझाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, फिर आगे एग्जाम्पल लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लिख लो कि जो लोन पेयर मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा। इसको रफ करता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जो लोन पेयर मूवमेंट होगा आपका, वो किस पे डिपेंड करेगा। आप कैसे पता निकालोगे किसके अंदर डायपोल मोमेंट ज्यादा है, अगर आपको वहां पर हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पर है। आपको मतलब वहां पे दे रखे हैं कि लोन पेयर कंसीडर किए जा रहे हैं और एक में नहीं, तो आप वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करेंगे। तो उसके लिए कैसे बॉन्ड मूवमेंट निकालेंगे, तो लोन पेयर मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, लोन पेयर मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा परसेंटेज एस करेक्टर। किसके होगा बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है ना, किसके होगा, बस आपको क्या देखना है, लोन पेयर वाले केस में परसेंटेज एस करेक्टर देखना है। अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अगर परसेंटेज एस करेक्टर देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, वहां पर आपका डायपोल, लोन पेयर डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा कम होगा, वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा कितने ज्यादा लोन पेयर हैं कितने नहीं है। ठीक है, ये करेक्टर लगाना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं परसेंटेज एस करेक्टर की, sp2 और sp3 एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मुझसे पूछेगा बताइए इसमें परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट भी किसके अंदर ज्यादा होगा, sp के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बता सकते हो बेटा। हाँ, इस तरीके से आप बता सकते हो कि डायपोल मोमेंट करेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, sp, देन उसके बाद sp2, देन उसके बाद sp3। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, चलो तो अब हम इनका एक छोटा सा पार्ट बना लेते हैं। यहां तक हमने देख लिया, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एप्लीकेशंस की। अब हम एप्लीकेशंस में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर सेम टाइप के बॉन्ड हो, लोन पेयर ना हो, तब आपका डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे दूसरा केस कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो, तब डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 3 कि वहां पर बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तब हम कैसे निकालेंगे आपका डायपोल मोमेंट। फोर्थ केस क्या बनता है कि वहां पर आपका जो लोन पेयर है वो ऑर्बिटल के अंदर, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, तब हम उसका केस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, बोल के इसको कंप्लीट करेंगे। इसके 4-5 टॉपिक हैं,
आप हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसमें पहला केस पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, हम एक एक चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अगर हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें बॉन्ड मोमेंट कैसे आएगी, sp2 है उसमें कैसे आएगी, sp3 है उसमें कैसे आएगी, sp4 है तो उसमें कैसे आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसके अंदर कैसे आएगी। हम सारी चीज़ों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, हमने ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।